जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ धनु राशि का मासिक राशिफल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों की स्थितियाँ आपकी राशि से कहाँ किस भाव में चल रही हैं, उन ग्रहों की स्थिति, उन ग्रहों की दृष्टियाँ, उन सभी का एक मिला जुला फल विस्तार से बताने के लिए मैं यहाँ प्रयास करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी राशि से कौन से ग्रह किन किन भावों में बैठकर राजयोग धनयोग बना रहे हैं, क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि धनु राशि से इस महीने विशेष तौर पर चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर बनता है। शनि, मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे तो राशि से तीसरे घर के अंदर सूर्य और बृहस्पति का संयोग रहेगा, जहां राहु और केतु क्रमशः शुक्र और मंगल की राशि में ही बैठे हुए हैं। राहु शुक्र की राशि में, शुक्र दूसरे घर में, केतु मंगल की राशि में और मंगल दूसरे घर के अंदर। अब केतु और राहु भी या मंगल शुक्र की भांति ही फल देंगे। इसका मतलब सबसे ज़्यादा मुख्य आधार देखें तो 4 ग्रह तो राशि से दूसरे घर में बैठे हैं। 2 ग्रह राहु केतु से प्रभावित होकर भी वो भी वहीं हैं, यानी मंगल और शुक्र। यानी ये संयोग आपके जीवन में आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर 6 ग्रहों का योग बना एक तरीके से। अब कहते हैं जिस भाव के अंदर 3 या 3 से अधिक ग्रह हों वह भाव बहुत अधिक प्रभावित होता है, उस भाव से संबंधित फल ज़्यादा मिलते हैं। आप कुंडली के अंदर भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जिस भाव में ग्रह ज़्यादा होते हैं उस भाव से संबंधित फल ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा सूर्य और बृहस्पति का एक संयोग आपकी राशि से दूसरे तीसरे घर में बन रहा है। सूर्य और गुरु का योग शास्त्र के अनुसार शिवराज योग कहलाता है। शिवराज योग के कारण व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य राजा हैं, बृहस्पति आचार्य हैं। धन के, मान सम्मान के, वैभव के, खुशहाली के, विवेक के, समझदारी के, भाग्य के, कर्म के और लाभ के कारक का अधिकार बृहस्पति को मिला हुआ है। बृहस्पति के बिना जीवन में आप कभी भी कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं कर सकते। बृहस्पति के बिना आप अपने जीवन में धन यापन नहीं कर सकते, धन को सुरक्षित नहीं रख सकते। अब बृहस्पति जैसा ग्रह आपकी राशि का भी मालिक है, राशि से चौथे घर का मालिक भी है, नवम भाव के मालिक सूर्य के साथ तीसरे घर में। इसको कहते हैं भाग्य में वृद्धि का योग, ईश्वरीय कृपा का योग। भगवान आपको कृपा देंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होगी। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य राशि के मालिक, बृहस्पति राशि के कारक, दोनों एक साथ देखें तो उस भाव में वृद्धि कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी राशि के मालिक स्ट्रांग हैं, सूर्य के साथ अच्छा धनयोग बना रहे हैं। अब देखते हैं राशि से दूसरे घर में जो एक योग बन रहा है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, राहु और केतु आपकी राशि से द्वादश और छठे में है। केतु मंगल की राशि में है, राहु शुक्र की राशि में है। मंगल और शुक्र राशि से दूसरे घर में है, यानी राहु केतु का प्रभाव भी दूसरे घर पर पड़ रहा है। यानी मंगल और शुक्र को अगर हम देखें कि मंगल द्वादशेश भी है, शुक्र षष्ठेश भी है, यानी यह कॉम्बिनेशन जहां एक तौर पे अच्छा है तो दूसरी तौर पे खराब भी है। अगर हम अच्छे के दृष्टिकोण से देखें तो देखते हैं कि मंगल जैसा उच्च ग्रह पंचमेश है, एकादशेश शुक्र के साथ दूसरे घर में धनयोग बनाता है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन धनदायक है। शुक्र एकादश के मालिक होकर दूसरे घर के अंदर हैं, दूसरे घर के मालिक शनि के साथ अपनी मित्र की राशि के अंदर चल रहे हैं। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन से आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, किसी न किसी प्रकार के धन के साधन आपके जीवन में बने रहेंगे। और अगर धन आता रहता है तो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होता है। अगर वो धन से टूट जाता है तो उसको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मंगल कौन है? उच्च का होकर पंचम भाव का मालिक होकर दूसरे घर में चल रहा है। इसको कहते हैं कुटुंब का सहयोग, कुटुंब वृद्धि का योग। शिक्षा के बल पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बल पर सफलता, हायर एजुकेशन के लिए सफलता, आप किसी शिक्षा को पूरा करना चाह रहे हैं, आप किसी शिक्षा में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब मंगल ग्रह पंचमेश होकर पंचम को देखता है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए बहुत अच्छा योग मैं इसको यहाँ मान सकता हूँ। वो शुक्र के साथ भी है तो एकादशेश है,
शुक्र, तो मंगल शुक्र की युति उस लिहाज से बेहतर है। लेकिन मंगल द्वादशेश और शुक्र षष्ठेश है, तो क्या है, एक्सपेंडिचर कर सकता है, फिजूल के खर्च बढ़ा सकता है। कभी कभी व्यक्ति को परिवार के लिए, कुटुंब के लिए ना चाहते हुए भी अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। छठे घर का मालिक भी है, तो रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट छठे घर से आता है। बीमारियों पर खर्च हो रहा है, किसी न किसी प्रकार के विवाद पर खर्च हो रहा है। परिवार में कोई विवाद, किसी संपत्ति या किसी चीज़ को लेकर चल रहा है, उसके लिए आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। वो पैसा ऐसा भी हो सकता है कि जी वकील किया हुआ है, हमने बहुत लंबे समय से, हमारे घर में कोई विवाद चल रहा है, तो उसके लिए हमने पैसा दे दिया। कहीं ना कहीं गया तो आपकी जेब से ही। आपको वर्तमान में वो सब कुछ फिजूल खर्च ही लग रहा है कि भाई इसका होना तो कुछ नहीं, लेकिन क्या करें, परिवार के लोगों ने कहा तो देना पड़ेगा। ये स्थिति पारिवारिक संबंधों में भी कमी लाती है। कभी कभी एक ही परिवार में रहने वाले व्यक्ति विशेष, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, इस तौर पर भी आपस में द्वेष या कलह उत्पन्न होना भी इसी योग के कारण संभव है। यानी ये योग अगर एक तरफ आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो दूसरी तरफ ये हानिकारक भी है। साथ ही साथ आप शनि को देखिएगा, शनि तो अपने भाव में ही बैठे हैं, अपनी ही राशि में, उच्च के मंगल के साथ भी हैं, शुक्र के साथ भी। यानी धन की तो मैं कोई कमी समझता नहीं। आप किसी भी स्तर पे काम करते हैं, आपका बहुत छोटा सा काम है, आपकी बहुत छोटी आमदनी है, तो भी आपको आय के साधन ठीक रहेंगे और बढ़ने की पूरी उम्मीद रहेगी। आप बड़ा काम करते हैं, बड़े स्तर पे आपके पास धन आता है, तो आप समझिएगा बड़े स्तर के फायदे भी आपको होंगे, वहीं बड़े स्तर के खर्चे भी आपको परेशान करेंगे। यानी व्यक्ति के देश काल पात्र देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कब, कहाँ, कैसी परिस्थितियों में रहते हैं और कार्य करते हैं, वो सब इसी कॉम्बिनेशन से आता है। आपकी आमदनी बढ़ी है, आपके लाभ बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी बढ़े होंगे, तो वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। अब आप बुध को देखिएगा, वाणी की कुशलता, प्रभावशालीता के लिए बुध ग्रह जाना जाता है। कहते हैं बुध अगर दूसरे घर से संबंध बनाए, व्यक्ति व्यवहार कुशल हो जाता है, अपनी बातों से दूसरे को इल्झाने वाला होता है। अगर वो सेल्स में या मार्केटिंग में चला जाए या लोगों को सलाह देने के क्षेत्र में हो, तो ये अपने आप में और ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपके भीतर वो क्षमता है कि आप लोगों को अपनी बातों में फंसा सकते हैं, अपनी बात उनके दिमाग में उतार सकते हैं और वो आपके साथ काम करने के लिए लाभ हो जाएंगे या आपका प्रोडक्ट लेने के लिए लाभ हो जाएंगे। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेहतर हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बुध सप्तम के मालिक भी हैं, जहाँ पैसा आ रहा है वहीं पति पत्नी के बीच तालमेल में कमी आती है। पति या पत्नी में से किसी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती है। यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं को परेशानी होंगी, यदि आप महिला हैं तो पुरुष को परेशानी होगी। इसको कहते हैं मतभेद के साथ साथ बीमारी से संबंधित इंडिकेशंस, क्योंकि राहु केतु भी पूरी तरीके से अपना प्रभाव आपकी राशि से दूसरे घर पर डालते हैं। जहां एक तरफ अच्छे ग्रहों की युति, अच्छे ग्रहों का जमावड़ा राशि से दूसरे घर में आपको फलित कर रहा है, फायदा दे रहा है, वहीं राहु केतु, मंगल का द्वादशेश होना और शुक्र का षष्ठेश होना उन चीज़ों में कमी या परेशानी भी लाता है। तो इस महीने होलिका दहन का त्यौहार भी है, तो मैं आपसे कहूँगा माता रानी की स्तुति तो लगातार करें ही करें। जब भी आप होलिका दहन के पास जाएं, अपने हाथ में कपूर रखें, कपूर को अपने ऊपर से 7 बार वार कर आप होलिका दहन में डालें। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी घर की परेशानी उलझनों को सभी तरीके से दूर करेगा। होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता होलिका आपके सभी कष्टों को दूर रखें और आपके जीवन में अच्छे अच्छे रंगों को भरें। तो ये था मेरा आज का विषय कि धनु राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हमने विशेष तौर पे यहाँ चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।